हेलो एवरीवन, आई एम अमीशा शाह। तो आज हम एसवाई बीकॉम का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। व्हाट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन इज मेथड बाय विच आर्टिफिशियल पर्सन। तो इनकॉर्पोरेशन से क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी इज क्रिएटेड। मतलब अगर हमें कोई कंपनी बनानी है, उसको एग्जिस्टेंट में लाना है लीगली, तो उसके लिए हमें इनकॉर्पोरेशन का मेथड फॉलो करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ हैविंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। तो हम कैसे इनकॉर्पोरेशन कम कर सकते हैं? कंपनी का रजिस्टर करके। तो कैसे रजिस्टर करना है? तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो उसके कुछ स्टेप्स है। तो फॉलोइंग स्टेप्स कौन से हैं वो हमें पढ़ने हैं, राइट? तो फर्स्ट है टाइप ऑफ कंपनी। तो टाइप ऑफ कंपनी होती है इसमें, जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो उससे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की कंपनी रजिस्टर करवानी है। चाहे आपको पब्लिक करवानी है, प्राइवेट करवानी है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो उधर आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट? है ना? तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसके लिए कि आपको कौन सी टाइप की कंपनी बनानी है। पब्लिक कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट? द नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ नेम। है ना? आप कोई भी कंपनी बनाओगे तो उसको नाम दोगे, राइट? विदाउट नेम आप अब वो कैसे पता चलेगा ना कि कौन सी कंपनी है? देखो, आपको अप्लाई करना पड़ेगा नाम के लिए। तो आपको 3 नाम देने पड़ेंगे। किधर? रजिस्ट्रार के पास। तो वो 3 नाम में से रजिस्ट्रार एक नाम अप्रूव करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस बारे में और पढ़ेंगे। चलो। तो अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े, राइट? अभी हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है अपना? प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट? हम अगर कंपनी बना रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, राइट? कुछ भी हम काम करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना करते हैं? नहीं करते हैं, राइट? हम अगर गेम्स भी खेल रहे हो नॉर्मल, तो भी हम उस पे रूल्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं? कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें डिसाइड करने होते हैं, और वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, ठीक है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये चीज क्या है, ये मैंने क्लास में बताया था, बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल होता है इंटरनल पीपल के लिए, मेमोरेंडम इंटरनल भी। और मतलब ये वो बोलते हैं ना कि 2 टाइप के रूल्स होते हैं। एक तो जो ब्रेक किया तो चलेगा, लेकिन दूसरा ब्रेक किया तो नहीं चलेगा, राइट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर हम ब्रेक कर रहे हैं कुछ रूल्स उसका, लेकिन वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलाउड है, तो इट्स अलाउेबल, वो चलेगा, ठीक है? तो सिर्फ इतना ही फर्क है इन दोनों में, और थोड़ा बहुत है तो वो मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? सो ये प्रिपेयर करना है। सो इट इज डिजायरेबल टू प्रिपेयर दीज अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये कंपनी का मामला है, इसमें लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफर होते हैं। फिर अलग अलग टाइप के आपके जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है या कुछ भी है, तो उसके हिसाब से अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो वो रूल्स के हिसाब से आपको अगर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर बनाना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो बोथ मस्ट बी प्रिंटेड, paragraphed and consecutively numbered and duly stamped। तो प्रिंटेड भी होने चाहिए पैराग्राफ, और consecutively numbered and duly stamped। ये सब किसके लिए? ताकि जो पढ़ने वाला है उसे इजीली समझ में आए, राइट? अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बाहर की पब्लिक भी पढ़ती है, तो उनको भी समझ में आए इसीलिए, ठीक है? Then next है vetting of memorandum of association and article of association। तो before formally submitting these documents to ROC, तो ये documents हम किसको submit कर रहे हैं? ROC, right? The promoter may approach, जो promoter है, अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स नहीं है, प्रमोटर।
जो जिनका आइडिया रहता है कंपनी फॉर्म करने का, हु इज प्रमोटर, जिनका आइडिया रहता है कि हम कंपनी बनाएंगे, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स। प्रमोटर में अप्रोच रजिस्ट्रार विद रिक्वेस्ट टू वेट, मतलब एग्जामिन डॉक्यूमेंट एंड सजेस्ट करेक्शंस, मतलब अगर अभी हमने एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली, बट कभी कभी फिर भी अगर कुछ गलत है उसमें, तो हम अगर वेटिंग करवा देंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो वो लोग एग्जामिन करेंगे और हमें सजेस्ट भी कर लेंगे करेक्शंस, तो हमारा जो भी प्रोसेस है इजी हो जाएगा, राइट ना। बाद में वो लोग ना नहीं बोल पाएंगे हमें कि यहाँ पे कुछ गलत है, या ऐसा कुछ नहीं होगा, इजीली अपना काम हो जाएगा। तो हमने जो प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा अभी तक, फर्स्ट क्या था, टाइप ऑफ कंपनी हमें डिसाइड करना है, सेकंड अप्रूवल ऑफ नेम लेना है, देन प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फोर्थ इज वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ओके, तो बाकी का नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल के अलावा भी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कंपनी को प्रिपेयर करने पड़ेंगे उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए। दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, एक कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस और एक्सेट्रा। तो ये सब ना मैंने इन डिटेल क्लास में समझा दिया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, कंसेंट क्या है, पर्टिकुलर्स क्या है, नोटिस और जो भी आगे आगे था जैसे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, द अग्रीमेंट, वो सब बता दिया था, तो जो क्लास में थे उन्हें पता है। फिर नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स तो बना दिए, अब हमें सबमिट करने हैं। सबमिट ऑब्वियसली किसको करने हैं, आरओसी को करने हैं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखो क्लास में एक मॉनिटर रहता है, राइट, या तो फिर बोल देते टीचर रहता है, हम असाइनमेंट्स उनको सबमिट करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जब अपने डॉक्यूमेंट्स सब प्रिपेयर हो गए, तो हम किसको सबमिट करेंगे, सब टीचर की जगह आरओसी को। तो यही आप ले लो कि ये क्या है, कंपनी क्या है, स्टूडेंट है, और आरओसी क्या है, अरे सॉरी, और टीचर क्या है, आरओसी है, ठीक है। तो सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग फीस, राइट। हमें रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग फीस भी देनी पड़ती है, राइट। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो फ्री में थोड़ी ना पढ़ते है ना, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फ्री में नहीं पढ़ रहे, हमें फीस पे करनी पड़ रही है, ट्यूशन फी रहती है, फिर अलग अलग इक्विपमेंट, लाइब्रेरी फी अलग अलग रहती है ना आपकी, उसी तरीके से, राइट। तो बाद में नेक्स्ट पॉइंट 7 क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जब हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद जाके हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिससे कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, राइट। तो आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, वो भी कैसे, अगर वो सेटिस्फाई हुए तो, दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, मतलब सब रिक्वायरमेंट्स अगर कंप्लाइड हुए हैं सही से, तो फिर द रजिस्ट्रार विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन आरओसी एंड आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जाके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिलेगा, है ना। समझ में आया। जैसे अभी हमारा क्या हुआ था, अभी हमारा हुआ था नैक कॉलेज का, है ना, अपना नैक हुआ था, अपने को उसमें कौन सा ग्रेड मिला है, ए ग्रेड, ए ग्रेड मिला है, राइट। तो अभी हमें नैक में ए ग्रेड कैसे मिला, वो इंस्पेक्शन वाले आए, उन्होंने 7 क्राइटेरियाज रहते हैं, वो सब उन्होंने चेक किया, उसके अकॉर्डिंग हमें नैक से ए ग्रेड मिला। पहले हमारा बी प्लस था एंड देन वी जम्प ओवर 2 ग्रेड्स एंड वी डायरेक्टली गॉट ए ग्रेड। तो हमने इतनी सारी जो मेहनत की थी उसका हमें फाइनली फल कब मिला, जब उन्होंने पूरा सब चेक किया, ठीक से वो सेटिस्फाई हुए, उसके बाद हमें ए ग्रेड मिला। ओके, सो इसके बाद क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग। व्हाट इज लाइसेंसिंग, तो लाइसेंसिंग इज नथिंग बट, 2 मिनट, आई नीड टू टेक हाइलाइटर नो, हाँ, licensing is nothing but permit, okay, business licenses are permits issued by whom, issued by government agencies। इसको इशू कौन करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज, that allow individuals or companies to conduct business, मतलब बिजनेस कंडक्ट करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी किससे, गवर्नमेंट एजेंसी से, वो हमें लाइसेंस देती है और उसके
वजह से हम बिजनेस कर पाते हैं। तो ये बिजनेस विद इन द गवर्नमेंट जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट की जहां तक हद है वहां तक ही हम बिजनेस कर सकते हैं। सपोज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है या पुणे की गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी है या स्टेट बॉडी है, जो भी है उनके पास से उस हिसाब से हमने लाइसेंसिंग करवाई है, तो हम उसी उसी एरिया तक हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाहर यानी कि फॉर एग्जांपल गुजरात में जाके हम बिजनेस कर पाएंगे, महाराष्ट्र से परमिट लेकर नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज है। तो यहाँ पे हमें परमिट लेनी पड़ती है और वो परमिट लेने के बाद हम बिजनेस कर सकते हैं विद इन द गवर्नमेंट्स ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन। इट इज व्हाट, इट इज एन अथोराइजेशन। अथोराइजेशन यानी कि आपको पावर दिया, ठीक है, पावर दिया, इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपको लोकल गवर्नमेंट ने पावर दिया कि आप बिजनेस कर पाओ। अथोराइजेशन का मतलब क्या है? इट्स अ its meaning is power, giving power. Okay, so business licenses are not limited to a new business owners. तो सिर्फ नए जो business owners है उनको ही नहीं, बल्कि companies already established, मतलब जो companies already established है उनको भी लाइसेंसेस अप्लाई नहीं करना पड़ता, बट रिन्यूअल कराना पड़ता है। अप्लाई कर दिया, हो गया, उसका भी एक टर्म रहता है, टेन्योर रहता है, लिमिट रहता है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वही टेन्योर या टाइम जो भी आप बोलो, राइट। तो जो नए बिजनेसेस है उनको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो पुराने हैं उनको भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रोसेस है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। एक इसका मतलब अगर हम बोले कि फीचर्स या लाइसेंसिंग के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, तो उसमें है फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग रहता है। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ऑथराइजेशन, सेकंड है रिन्यूअल और थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। अभी फोर्थ क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इट इज एक्सपेंसिव। बार बार खर्चा भी तो होता है ना जब आप लाइसेंसिंग करवाते हैं। एवरी टाइम वी हैव टू गिव फीस, भागा दौड़ी करनी पड़ती है, टाइम जा रहा है, पैसे जा रहा है, तो ये चीज है। देन गोइंग फोर्थ विद ऑपरेशंस विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर गोइंग फोर्थ विद ऑपरेशंस मतलब अगर हम ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट सिक्योरिटी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब लाइसेंसिंग लिए बिना, तो इज कंसिडर्ड इलीगल। तो वो उसको क्या कंसिडर करा जाता है? इलीगल बोला जाता है। एंड पुट्स द बिजनेस ओनर एट रिस्क। तो जो बिजनेस ओनर है वो उसको वो रिस्क ले रहा है बहुत बड़ा, एट रिस्क फॉर परमानेंट क्लोजर। तो कैसा रिस्क हो रहा है उसका? परमानेंट क्लोजर का मतलब अगर पता चल गया कि ये इंसान विदाउट लाइसेंसिंग बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, वो बाद में वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, राइट। हैवी पेनल्टीज उस पे पोज होगी एंड इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है, इफ एनी फाउंडेड नॉन कंप्लायंस, आपने सही से कंप्लायंस नहीं किया है तो ये क्या था? लाइसेंसिंग था। अभी आगे देखते हैं। सो आगे क्या है अपना प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। देखो बच्चे ना हमेशा कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये कंपनी फॉर्मेशन और प्रोसीजर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, राइट। कंपनी फॉर्मेशन और प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में, ये कंपनी फॉर्म होने से पहले जो हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं उसके बारे में। और प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, वो जो हमने अभी एकदम पहले से स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जब हम आरओसी के पास जा रहे हैं ना रजिस्टर करवाने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। और ये उससे भी पहले जब हम कंपनी फॉर्म करने जाएंगे ना, हमें कंपनी बनानी है तो वो कैसे बनेगी इसके बारे में। तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होके गलत लिख के आ जाते हैं। प्रोसीजर में प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन लिख के आ जाते हैं और कंपनी फॉर्मेशन में आरओसी में कैसे रजिस्टर करना है वो लिख के आता है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है, ठीक है, पहले, और फिर आंसर लिखना है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। द कंपनीज एक्ट 1956, तो जो कंपनीज एक्ट है 1956 सेट्स डाउन रूल्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं एस्टैब्लिश करने के लिए, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो भी है उसके लिए रूल्स बने हुए, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आप आंसर की स्टार्टिंग में लिख सकते हो। तो फिर अगर हमें कंपनी फॉर्मेशन करना है तो वो कैसे होगा? पहले तो फाइंडिंग एन आइडिया, राइट।
आपको पहले एक आइडिया ढूंढना पड़ेगा, बिना आइडिया के आप क्या ही कंपनी बनाओगे। एज वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर्स, मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताया था, राइट। प्रमोटर्स जो होते हैं वो आइडिया जनरेट करते हैं, यानी कि वो फाउंडर्स होते हैं, वो आइडिया बनाते हैं कि भाई ये आइडिया है, यहाँ पर स्कोप है, हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो डिस्कवर करते हैं सम आइडिया टू स्टार्ट सम बिजनेस एक्टिविटी बाय फॉर्मिंग अ ग्रुप। जैसे हम कॉलेज में नहीं क्या, चार दोस्त मिलके बैक बेंचर्स एक मतलब वही ऐसे डिस्कस करते हैं कि अपन इस कॉलेज के बाहर ही क्या करेंगे, एक जेरोक्स की दुकान खोलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि कॉलेज में हर एक बात पे जेरोक्स निकलवाना पड़ता है ना, राइट। तो ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है, आजकल हम रील्स में भी देखते हैं, राइट। या तो फिर चाय की या कैफे खोल देंगे। तो वही है, ये चार जो बैक बेंचर्स फ्रेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, लास्ट बेंचेस पे बैठ के आइडियाज बना रहे। तो वो क्या है, प्रमोटर आइडिया स्टेज पे है, ठीक है, वो उन्होंने फाइंड किया आइडिया। बट सिर्फ क्या आइडिया बनाने से हो जाता है बिजनेस, नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन एज टू प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया, कि वो आइडिया चल पाएगा रियल लाइफ में, उसका इन्वेस्टिगेशन, राइट। It is necessary to make detailed investigation as to practicability of idea. Promoters will have to confirm themselves that the idea of their business can be brought into practice. मतलब वो real life में आप practice में ला सकते हैं। अगर already आप friends लोग जहाँ पर कैफे खोलने की बात कर रहे हो कॉलेज में, वह ऑलरेडी पांच कैफे है, तो फिर आप क्या ही करोगे, फिर इतने सारे कंपटीशन में आप कैसे ही करोगे, राइट। तो वही चीज है, तो प्रैक्टिकेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है कि एग्जिस्टिंग अभी कैफे है तो वो कैसा चल रहा है, वो बहुत ही एक मतलब उसका स्टेटस हो गया हो, उसका क्या बोलते हैं रेपुटेशन हो गया उस कैफे का, तो आपको वहां पर बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा, तो आपको उसको एज करना पड़ेगा, वही प्रैक्टिकेबिलिटी की बात है। फिर प्रिपरेशन, ठीक है। तो all necessary resources, materials and other factors required for production etc are required to be assembled। मतलब आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना, कि अभी हम कैफे में क्या क्या चीजें लाएंगे, मतलब कॉफी, चाय, फिर नाश्ते में समोसा वगैरह, आपको वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके लिए बनाने के लिए लेबरर्स आपको चाहिए, वर्कर्स चाहिए, सर्विस देने के लिए लोग चाहिए। तो वो सब क्या होगा, आपका प्रिपरेशन स्टेज। आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि क्या कितने लोग लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना। सिर्फ बैठ के बात करके आइडिया निकाल के कुछ नहीं होता, पहले तो हमें वो आइडिया लागू हो सकता है ये सोचना पड़ेगा, लागू हो सकता है ये प्रैक्टिकेबिलिटी में आएगा। फिर प्रिपरेशन के लिए अपने को क्या क्या चाहिए वो सोचना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्या है, अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। अपना कैफे कट्टा वट्टा नहीं क्या वो नाम, जो आजकल बहुत फेमस हो गए, ऐसे कैफे कट्टा करके कुछ है शायद, आई हैव लिसन टू इट। बट वो कैसे एक बच्चों वाले आइडिया पे से ही निकला है, मतलब फ्रेंड्स जो है हम लोग पुणे में स्पेशली पहले कट्टा पे मिलते हैं ऐसे करके बोलते थे, राइट। सब फ्रेंड्स मिलते थे, तो वैसे ही उन्होंने वैसे नाम रख दिया। तो ये क्या है, अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। तो कुछ नाम रखते हैं फ्रेंड्स मिलके, और वो कंपनी का उस नाम का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। अप्रूवल किसके पास से लेना पड़ता है, आरओसी, हमने पीछे पढ़ा था, राइट। फिर डायरेक्टर्स टेकिंग ओवर द चार्ज, ठीक है। अब जो प्रमोटर्स है वो तो आइडिया बना रहे, ठीक है, वो ये सब काम कौन करेगा, जो फाइंडिंग एन आइडिया, इन्वेस्टिगेशन, प्रिपरेशन, अप्रूवल, ये सब प्रमोशन करेगा, प्रमोटर्स करेगा, सॉरी। फिर वो सब ये सब करके कंपनी का चार्ज किसको मिल जाएगा, डायरेक्टर्स को, ठीक है। इसके बाद में अब वो कंपनी को चलाएंगे, वो मैनेजमेंट का काम देखेंगे, ठीक है। तो ये पांचों स्टेप क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। जनरली द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन begins with the idea of a business company is floated and it continues up until the directors take into their hands what remains to be done in the way of forming the company, ठीक है। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रमोटर्स, ठीक है। आपको ये समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, लीगल प्रोविजंस गवर्निंग प्रमोशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे हैं, वो क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन ये फर्स्ट क्या है, अभी यहाँ पे कुछ कुछ दो तीन ही पढ़ा रही हूँ। उसमें से पहला है कंपनीज एक्ट। द कंपनीज एक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि
इस एक्ट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है क्या करने के लिए, टू रेगुलेट द फॉर्मेशन, फाइनेंसिंग, फंक्शनिंग एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप आपको पता ही होगा, लेकिन वाइंडिंग अप मतलब क्लोजर यानी कि डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो पार्टनरशिप में होता है, लेकिन क्लोजर लिक्विडेशन के, हाँ लिक्विडेशन अगर कंपनी में हो रहा है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कंपनीज एक्ट में है भी, लेकिन ये रेगुलेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो टू रेगुलेट फॉर्मेशन, फाइनेंसिंग, फंक्शनिंग एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। आपको फॉर्मेशन तो पता ही है, पिछली स्लाइड में हमने देखा था। फाइनेंसिंग यानी कि पैसे कैसे आएंगे, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स वगैरह, याद आया। ठीक है, फिर फंक्शनिंग, फंक्शनिंग यानी कि ऑपरेशन कैसे कैरी आउट होगा। ठीक है, तो इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट यानी कि चेकिंग, ठीक है, काइंड ऑफ इंक्वायरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, अलग से वो स्पेशल ऑडिट भी कर सकते हैं, टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर उनको कुछ गड़बड़ लगी तो वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, एंड टू लॉन्च प्रोसिक्यूशन फॉर वायोलेशन, अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है ये काम, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। द नेक्स्ट सेकंड जो है लीगल प्रोविजन इंपॉर्टेंट वाला, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दिस एक्ट एंड इट्स प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर रजिस्टरिंग अ लीगल पार्टनरशिप फर्म बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, बाकी का हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, 2 और मोर क्या, पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20, मतलब मैक्सिमम क्या लिमिट रखी है, 20 की। द एक्ट स्टेट्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स एंड आउटसाइडर्स। ये क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला है। फिर नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपॉन विच द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेवीज, एडमिनिस्टर्स, कलेक्ट्स एंड रिकवर्स टैक्सेस। लेवीज यानी कि लगाता है, एडमिनिस्टर यानी कि एडमिनिस्टर करता है, टैक्सेस अलग अलग कैसे है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड कलेक्ट्स एंड रिकवर्स टैक्सेस। रिकवर्स मतलब किसी ने पे नहीं किया तो रिकवरी। ठीक है, तो ये सब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, किसके हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो द इनकम टैक्स Act 1961 sets of rules and regulations upon which the income tax department levies, administers, collects and recovers taxes. बस इतना ही इसमें पढ़ना है आपको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये पता है तो ये लिख दो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। ये आपने टैक्स में पढ़ा ही होगा, राइट, कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। फिर जीएसटी इज अ टाइप ऑफ व्हाट, जीएसटी इज टाइप ऑफ व्हाट, किस टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट, राइट। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स पे लगता है। फिर अपना इनकम टैक्स कौन सा टाइप है, डायरेक्ट टैक्स का, राइट, वो डायरेक्ट अपने इनकम पे लगता है ना। तो ये आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से लिखना है इधर, और आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।